चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 75 इयर्स होने को सेलिब्रेट कर रही है 1 अक्टूबर को। तो जिस समय चाइना में एनार्की थी, कुछ एरिया में लोगों के अंदर बहुत डिससेटिस्फेक्शन था एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी में, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी प्रॉब्लम्स को कम्युनिज़्म दूर कर सकती है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी शायद वहीं से ओरिजिनेट हुई है। तो इसके बारे में हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये पार्टी ओरिजिनेट कैसे हुई और कैसे आज तक ये रूल कर रही है। तो इसके लिए मेरे साथ हैं राहुल और यश। वेलकम। थैंक यू। तो सबसे पहले हम राहुल तुमसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे ओरिजिनेट हुई, जो ज़माना ऐसा था चाइना का जहाँ बहुत लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन था, पुअर क्लास स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहा था। तो ये कैसे पार्टी ओरिजिनेट हुई? तो इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोगों ने ये देखा कि 75 इयर्स होने वाले हैं तो थोड़ा सा आइडिया था हम लोग को चाइना का, फिर थोड़ा सा पढ़ा। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका राइज जो हुआ, नॉर्मली जब कम्युनिज्म का राइज होता है इन जनरल अगर देखें तो जब पुअर क्लास जो होता है, फार्मर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं और स्पेशली उनका जब एक्सप्लॉयटेशन जैसा अगर हो रहा होता है तो वो जो डिसकंटेंट होता है वही शायद कम्युनिज्म को अट्रैक्ट करता है। तभी लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि कम्युनिज्म आए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो शायद इसी तरह की सिचुएशंस चाइना में भी थी। तो अगर इसको इनफैक्ट अगर इस पूरे को हमें समझना है कि कैसे राइज हुआ तो हमें अराउंड 30-40 इयर्स के पीरियड को समझना होगा बिफोर द फाउंडिंग ऑफ द मॉडर्न चाइना। तो अगर हम लोग मॉडर्न चाइना की हम लोग फाउंडिंग कह सकते हैं कि लेट्स से कि अक्टूबर 1, 1949 को ही, जिस दिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग अब चाइना कहते हैं, उस दिन लेट्स से कह सकते हैं कि वो इट हैज़ बीन फाउंड। बट उसके पिछले जो करीब 40-50 साल थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो काफ़ी इवेंट्स उसमें थे कि पहले एक किंग डायनेस्टी थी जो कि मोनार्की थी, वो रूल करती थी। उसके बाद वो गई तो फिर एक और गवर्नमेंट आई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हुए, तरह तरह की अपराइजिंग्स हुई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। फिर उस गवर्नमेंट का फॉल हुआ, फिर एक नई गवर्नमेंट आई जिसको कह सकते हैं बेयांग गवर्नमेंट आई, फिर उसका फॉल हुआ, फिर एक KMT पार्टी है उसने बनाया। तो इस तरह के कई सारे 4-5 इवेंट्स होते रहे कि एक अभी एक पार्टी आती थी, वो पार्टी आती थी। बट जो भी था, जो पुअर क्लास था वो प्रॉब्लम में था। एक तो था कि पिछले जो डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसको किंग डायनेस्टी कहते हैं, उसने कुछ ऐसी ट्रीटी साइन की हुई थी जो कि चाइनीज लोगों के लिए, जिसको कह सकते हैं शायद सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बोलते हैं, जो 1849 से स्टार्ट कोई वॉर्स हुई थी वहां पे, ओपियम वॉर्स। तो उसमें हार गए थे और जो हांगकांग भी ब्रिटिशर्स को दे दिया था, तो वो चाइनीज के लिए वो ऑब्वियसली थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग था। उसके बाद जो पावर थी पूरी तरह से वॉरलॉर्ड्स और बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड्स इनके पास थी, तो जो पुअर क्लास था वो काफी प्रॉब्लम में था। तो इसी वजह से जो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे चाइना के, उन्होंने, क्योंकि उस समय यूरोप में भी कम्युनिज्म आ रहा था, तो रशिया में थोड़े दिन पहले रेवोल्यूशन हुआ था, 1917 में हुआ था, इसी तरह के और अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशंस हो रहे थे। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उसने इस कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझा और उसने जो गरीब लोग थे उनको अपने साथ जोड़ा और फिर ये धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता रहा चाइनीज जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था। एंड फाइनली जो उस समय की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, जो अत्याचार कर रही थी, जो अच्छे से रूल नहीं कर रही थी, उनसे इनकी लड़ाई हुई, जो कि कई सीरीज ऑफ बैटल्स होती रही इनकी। बट फाइनली 1949 में ये कह सकते हैं कि माओ के अंडर, जो माओ जेडोंग थे, उनकी जो पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो जीती और उसने मॉडर्न चाइना जो है, जो उसको कह सकते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको बनाया। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ईयर 1911 है बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर हो रहा है। एक तरह से चाइना में जो एक डायनेस्टी और मोनार्की का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था चाइना के लिए, क्योंकि जो चीज़ इतने सालों से चल रही हो वो अगर चेंज हो रही है
तो यश, मैं जानना चाहूँगी कि 1911 में एग्जैक्टली क्या हुआ? तो जो 1911 तो वो जो रेवोल्यूशन हुआ तो वो तो विद इन 1 ईयर हुआ था, बट वो एक जो एंगर था वो एक दिन का एंगर नहीं था, वो डिकेड्स वाला एंगर था, जो कि मैं कहूँगा स्टार्ट हुआ था 1849 से, जब हमारा जो चाइना था वो ब्रिटेन से हारा था ओपियम वॉर, और उस चक्कर में उनको हांगकांग देना पड़ा था ब्रिटेन को। इनफैक्ट 150 ईयर्स की लीज में एक तरह से देना पड़ गया। इनफैक्ट वो शायद था कि 99 इयर्स की लीज थी। हाँ वो शायद 1898 में उन्होंने साइन की थी। हाँ तो चला तो पहले ही गया था हांगकांग, लेकिन वो रूल उसी के अंडर रहा होगा। फाइनली जो लीज की बात कर रहे हैं वो शायद 1898 में साइन की थी। तो वही इसी चक्कर में 1997 में फाइनली जो नहीं सुनते कि हांगकांग का फ्रीडम मिली थी ब्रिटेन से, तो उसका लेकिन रूट वही है 19th सेंचुरी में जो इंसिडेंट्स हुए थे। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट था जो कि जिसमें एक्सपोज हो रहा था कि जो किंग डायनेस्टी है वो चाइना को फॉरेन एनिमी से प्रोटेक्ट करने में बहुत ही इनएफिशिएंट और वीक है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कभी वो ब्रिटेन से हार जाते थे, कभी वो जापान से हार जाते थे। इनफैक्ट एक फेमस फोटो है अर्ली 20th सेंचुरी की, जिसमें जितने भी 8 कॉलोनियल पावर्स हैं, यानी कि 8 फॉरेन कंट्रीज हैं, वो डिसाइड करें कि चाइना का हिस्सा कौन कौन लेगा। तो एक तरफ जर्मनी के जो रूलर हैं वो बैठे हुए, वो डिसाइड करेंगे अच्छा हम चाइना का ये पोर्शन अपने पास लेंगे, और ऐसे जो जापानीज हैं वो डिसाइड करेंगे इतना पोर्शन हम लेंगे। यूएस तो क्या यूके ये ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात कर रहे हैं? ये कुछ हाँ अर्ली 20th ट्रीटी ऑफ सेंचुरी। वर्साई में इस तरह का हुआ था। हाँ ट्रीटी ऑफ वर्साई एक ट्रीटी साइन हुई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाँ, हुई बट थी। ये शायद 19 हाँ ये तो 1918 या 1919 हाँ, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में काफी एरिया जो था वो जापान के पास चला गया था। अच्छा तो वो भी ह्यूमिलेटिंग था। तभी जो शायद अभी हम लोग बात करेंगे जो मूवमेंट्स हुए थे, स्टूडेंट मूवमेंट्स, हाँ, उसमें ये था कि काफी ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी जैसे जर्मनी के लिए ह्यूमिलेटिंग थी, उसी तरह से चाइना को भी डिसकंटेंट था कि काफी एरिया जापान के पास चला गया। तो वही जो हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ये तो चलो हाँ मैं थोड़ा उसमें रॉन्ग था, ये अर्लियर 20th सेंचुरी वाली पेंटिंग नहीं थी, ये थोड़ी ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाली थी, यानी कि 1919 में बनी होगी ये पेंटिंग। बट उसके पहले भी इट वाज वेरी कॉमन कि कभी ब्रिटेन के पास लैंड जा रही है चाइना की, कभी जापानीज के पास लैंड जा रही है। ऊपर से इंटरनल रिबेलियंस बहुत हुए थे चाइना में 19th सेंचुरी में। इंटरनल रिबेलियंस का मतलब क्या हुआ, अच्छा एक एरिया है वहां पर कोई मतलब जो किंग डायनेस्टी से गुस्सा होगा तो फिर विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो कभी एक पैंथर रिबेलियन था वो स्टार्ट हुआ था, एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ था लेट 19th सेंचुरी में, उसका मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो भी बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ था वो। तो इस टाइप के, तो इससे प्रूव हो रहा था कि डिसकंटेंट था, बट अभी तक कोई यूनिटी नहीं हो पा रही थी। कभी एक सेक्ट होता था किसी का, वो रिबेल करता था, कभी एक सेक्ट होता था, एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहा होगा इन अलग अलग अपराइजिंग्स को और रिवॉल्ट्स को। यस, यूनाइट करने का पहली बार काम स्टार्ट किया था सन याट सेन ने। सन याट सेन, हाँ राइट, जो कि वैसे चाइना में पैदा हुए थे लेकिन बहुत ही जल्दी यूएस में शिफ्ट हो गए थे अराउंड द एज ऑफ 10। तो उन्होंने देखा हुआ था कि एक तरफ उनका चाइना था जो अभी उतना एडवांस कंट्री नहीं था, थोड़ा टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया था, एक तरफ यूएस था जो कि बहुत ही एडवांस कंट्री हो गया था, प्लस वहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट थी, वहाँ पर एक प्रॉपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। चाइना में तो मोनार्की चल रही थी, तो उन्होंने एक रिवाइव चाइना करके एक मूवमेंट बनाया था 1894 में। तो उसमें ये था तो होनोलुलु यूएसए में, लेकिन इसमें जो सोसाइटी के मेंबर्स थे वो लोग थे जो कि चाइनीज लोग थे, जो कि यूएस में अब रहते थे। हाँ हाँ, ये पहली, जैसे हम लोग का इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में जब एक तरह से मॉडर्न इंडिपेंडेंस डे का जो मूवमेंट का वो जो कह सकते हैं रीड जो थी, रूट था, वो मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका में एक तरह से आया था, जब गांधी जी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे उन्होंने लोकल जो इंडियंस रहते थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब हमें थोड़ा चेंजेस लाने होंगे। तो ये मान लीजिए जैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से अपना एक तरह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट की रूट्स डाली थी, तो इन्होंने भी रिवाइव चाइना की जो मूवमेंट थी वो रूट्स वहाँ पे यूएसए वगैरह में थी। तो उन्होंने एक्चुअली में बहुत वेल ट्रैवल्ड थे सन याट सेन, इन्होंने जापान को भी देखा था, चाइना को भी यूएसए को भी देखा था, और वो हम कंपेयर कर पाते थे कि ये हमारा जो चाइना है, उनका जो चाइना है वो कितना
ज़्यादा पिछड़ गया टेक्नोलॉजी में, तो वो मॉडर्निटी चाहते थे चाइना में। तो उन्होंने एक तरह से धीरे-धीरे सबको यूनाइट किया, उन्होंने लिटरेचर से वगैरह रखे, उन्होंने पूरी फंड रेजर्स किए थे। तो 1894 से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फाइनली 1911 में कल्मिनेट हुआ था, जब वो बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए थे जो किंग गवर्नमेंट थी। और एक तरह से उन्होंने जो भी मूवमेंट था वो वहीं चाइना में रहकर ही फिर स्टार्ट किया होगा, लोगों को जोड़ा होगा और अपनी अपनी आइडियोलॉजी से कन्विंस करा, जो कि वेस्ट से इंस्पायर्ड थी। वेस्ट में भी टू बी एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक वेस्ट बोलिए या जो ये वेस्टर्न यूरोप वाला वेस्ट है, वो वाले से वो इंस्पायर्ड हो गए थे। जो उन्होंने यूएसए वगैरह में देखा था, वही एग्जैक्टली वो चाइना में चाहते थे। तो एक तरह से सन येट सेन को ही ये पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पूरे चाइना को यूनाइट किया और मोनार्की को हाँ, यस वो 1911 वो ईयर था जिसमें कि सन याट सेन को क्रेडिट देना चाहिए कि यस वो जो मॉडर्न आइडियाज थे लाए। पहली बार सुन लीजिए 2000 साल से मोनार्कीज ही चल रही थी चाइना में। तब हम लोग जो सोचते हैं कि किंग डायनेस्टी, कभी कोई डायनेस्टी, तो वो एक तरह से खत्म हुआ। और उसके बाद समझ लो मॉडर्न चाइना की समझ लो जो पहला स्टोन होता है, फाउंडेशन वहां से हो गई। वो बनेगा 1949 में, बट उसकी स्टार्ट जो हुई वो 1911 में हुई। तो फिर इसके बाद की जो गवर्नमेंट थी वो फिर सन येट सेन ने ही बनाई होगी 1911 के बाद। वो भी काफी टुमल्टस रहा, कभी कोई आया कभी कोई गया। तो स्टार्ट हुआ सन याट सेन बनाया गया, क्योंकि वही उस समय मूवमेंट के लीडर रहे होंगे, सब रिस्पेक्ट करते थे उनके। लेकिन उन्होंने शायद उस समय उस गवर्नमेंट के पास उतनी पावर ना रही हो, तो थोड़े दिन बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, एक दूसरी गवर्नमेंट आ गई। अब हम लोग का प्रोनाउंसिएशन हम लोग का गलत हो सकता है, बट बियांग गवर्नमेंट उसको कह सकते हैं। वो आर्मी के जो रूलर्स थे वो रूल करने लगे, और जो किंग डायनेस्टी थी उनका फाइनली जो लास्ट रूलर था उसने एब्डिकेट कर दिया कि अब हमारा कोई राइट नहीं है। तो इवन दो सन याट सेन जो कि कह सकते हैं फादर ऑफ चाइना कह सकते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन थोड़े दिन बाद ही रिजाइन कर लिया और दूसरी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन वो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी नहीं रही। थोड़े दिन बाद जो उसका लीडर था उसकी डेथ हो गई, तो वो भी डिवाइड हो गए। तो उसको वॉरलॉर्ड्स बहुत सारे बन गए। कोई रीजन कोई वॉरलॉर्ड रूल कर रहा है, कोई रीजन कोई वॉरलॉर्ड रूल कर रहा है। आम आदमी की लाइफ तब भी कोई खास इम्प्रूव नहीं हुई। तो सन याट सेन थे, बैकग्राउंड में थे। तो उन्हीं की जो पार्टी थी, जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, नाम तो थोड़ा सा मुश्किल है, KMT पार्टी जिसको कह सकते हैं। तो उस पार्टी भी बैकग्राउंड में थी। तो उन्होंने भी वो धीरे धीरे राइज करते रहे, स्ट्रांग होते रहे। तो उन्होंने डिफरेंट वॉरलॉर्ड से फाइट करते रहे, और जो यूनिफिकेशन ऑफ चाइना का कह सकते हैं कि वो एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो उनके जो एक सक्सेसर थे, क्या नाम था, चियांग काइसेक। तो चियांग काइसेक उस पार्टी के जिसको सन याट सेन ने बनाया था, तो उनके अंडर में एक तरह से यूनिफिकेशन ऑफ चाइना का काम शुरू हुआ। और उन्होंने कह सकते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना उनके अंडर में इस्टेब्लिश हुआ। अराउंड ये 26 to 28 का जो ये ईयर्स हैं, इस बीच में ही हुआ। तो उसके पहले अनार्की थी, राइट। तो KMT पार्टी कह सकते हैं, उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। अनफॉर्चुनेटली सन याट सेन अपने अंडर यूनिफिकेशन ऑफ चाइना नहीं देख पाए, ही पास्ड अवे बिफोर दैट, बट उन्हीं की बनाई हुई पार्टी ने यूनिफाई किया चाइना को। तो जैसे हम लोग 1911 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, वो तो है ही, क्योंकि उसमें फाइनल मोनार्की रूल खत्म हुई थी और नई टाइप की रूल स्टार्ट हुआ था, यानी कि रिपब्लिक। लेकिन एक होता है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि दिस इज ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, लेकिन उसमें भी होता है इस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या होगी। कई बार ये भी हो सकता है कि आपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज कर दिया, लेकिन उसकी लिटरली वही आइडियोलॉजी है जो पिछली गवर्नमेंट की थी। यानी कि आपने कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन आप वही सोच रख रहे हो जो कि मोनार्की टाइम पे थी। तो सोच में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। जो सोशल स्ट्रक्चर होता था किंग डायनेस्टी के अंडर, ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर चल रहा था ये बियांग गवर्नमेंट के अंडर में। और उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, जो कि 1914 से चला था 1918 में। चाइना भी उसका पार्टिसिपेंट था। चाइना हार गया था। तो जब हारा था तो चाइना को अपनी लैंड्स देनी पड़ गई थी उन लोगों को जिन्होंने एक्चुअली में वॉर जीती थी। तो जब ये लैंड्स उनको देनी पड़ गई थी, तो उसको से जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, कि हमने तो ये किंग डायनेस्टी को इसलिए हटाया था, ये बोल के कि भाई ये
फॉरेन पावर से हमें जितवा नहीं पा रहे हैं, हर बार हार जाते हैं। अब जो ये नई गवर्नमेंट आ गई वो भी हरवा रही है, तो बहुत गुस्सा हो गए। तो उनको लगा कि एक होता कि अच्छा ठीक है, आपने कहने के लिए मोनार्की हटा दे, लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि आइडियोलॉजी भी चेंज करवाओ। ये समझो कि कोर रूट क्या है कि हमारी पार्टी जो चाइना है क्यों हार रहा है फॉरेनर्स से। उन्होंने रियलाइज़ किया कि फॉरेनर्स के पास बेटर टेक्नोलॉजी होती थी, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते थे, वो वहाँ पे कंपैरेटिवली इक्वालिटी ज़्यादा होती थी, तो लोग और ज़्यादा लोग इकोनॉमी में सर्व कर पाते थे, एज़ अपोज़ टू यहाँ पे कुछ ही चाइना में है कि लोग साइंस टेक्नोलॉजी में उतना बिलीव नहीं कर रहे हैं, सबके पास एजुकेशन नहीं है, तो सब अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए फाइनली हुआ कि नहीं, अब हमें नई आइडियोलॉजी की तरफ भी ढूंढना चाहिए। वहां से लोगों को रियलाइज किया कि अच्छा, और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी ये वो हो सकती है आइडियोलॉजी। तो उसके लिए शायद रशिया में जो उस समय हाँ, चल रहा हुआ था 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिली थी कि उन्होंने देखा था कि जैसे रशिया में जो चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे, काश वही चाइना में भी हो जाए। तो इसी वजह से लोगों ने फाइनली सोचा कि नहीं, कम्युनिज्म शायद से अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है। तभी 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी फाइनली फॉर्म हुई थी पहली बार। उसके वही बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो आज तक एक तरह से रूल कर रही है, बट उसके रूट्स जो हैं हाँ, वो शायद हम 21 पे वही जैसे हम लोग को इंडिया में चलता ना कि कांग्रेस पार्टी थी, पहली बार बनी 1885 में थी, एओयू में के अंडर। इट इज अनदर थिंग कि शायद उस वक्त पावर में नहीं आई थी, बट रूट अगर बोलेंगे तो वो 1885 हुआ। तो ऐसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बोलेंगे कि रूट जो था वो 1921 में था। तो उस समय कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से लोगों ने ऐसा सोचा होगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उस तो समय? जैसे अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ, इंडिया के टर्म्स में बात करते हैं, B.R. अम्बेडकर के टर्म्स में। तो जब ये बात चला, वो थोड़े से ऐसे लीडर थे जिनकी ऑब्वियसली सब रिस्पेक्ट करते हैं, बट कई बार थोड़ी कॉन्ट्रेरियन होती थी, ओपिनियन होती थी। तो उन्होंने कहा था कि आप इंडिया को पॉलिटिकल फ्रीडम दिला देंगे, बट क्या सोशल फ्रीडम मिलेगी? जैसे जो एक क्लास है जो कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर वो उसमें नहीं चेंज करेंगे तो फिर उस पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या फायदा? तो जब सोशल में रिफॉर्म्स आते हैं तो वही ट्रांसफॉर्म होते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में, अगर रियल सेंस का पॉलिटिकल रिफॉर्म होता है, और वो हमेशा 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 स्टूडेंट्स करते हैं, यूथ करता है। इट इज नेवर कि 75 ईयर ओल्ड वो रिफॉर्म को लाएगा, वो स्टार्ट हमेशा स्टूडेंट। तभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिशियंस की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। इमरजेंसी वक्त जब वो अच्छे नहीं होते हैं तो कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है डिक्लाइन करता है, जब वो बहुत अलर्ट और अवेयर होते हैं तो रियल चेंजेस आते हैं। और यही हुआ चाइना में कि वहाँ के स्टूडेंट्स फाइनली जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे यूरोप में, उन्होंने वो पढ़ा। यहाँ भी कांग्रेस में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो यंग लीडर्स थे, उन्होंने पढ़ा था, उसी वजह से वो इंस्पायर हुए थे। हम जितनी बात करें अपने कल्चर की, उसकी रिस्पेक्ट है, बट जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो हमें यूरोप और वेस्टर्न डेमोक्रेसी से मिली है। तो वो लोग इंस्पायर हुए और उसके बेसिस पे वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और वो एक मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, शायद वो May 4th May 4 था। एक मैं चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, May 4 वाला जो मूवमेंट हुआ था और एक जो 1911 में मूवमेंट हुआ था। 1911 वाला जो मूवमेंट था वो बेसिकली सन याट-sen ने लीड किया था। तो उनका ये था कि वो चाहते थे कि यूएस स्टाइल डेमोक्रेसी हो या वेस्टर्न यूरोपियन स्टाइल डेमोक्रेसी हो, वो मे भी और हाँ, उनका जो कैपिटलिज्म हो वो हो। उनको लगेगा कि यूएस स्टाइल डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म इज गुड फॉर चाइना। 4 मई में 1919 में जो हुआ था उसमें उनकी थोड़ी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच थी। उनका ये था कि जो यूएस स्टाइल डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म जो है वो चाइना के लिए मे बी सूट ना कर पाए, क्योंकि 1911 से ट्राई तो कर रहे थे लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अब होता है ना कई बार सोसाइटी डिफरेंट है या फिर आप इस सोसाइटी इवन रेडी फॉर दैट डेमोक्रेसी। तो उनको लगा कि मे बी अडेप्ट ना कर पाए। इट ऑल्सो डिड नॉट हेल्प रियली कि जो मोस्टली जो कंट्रीज जिनके साथ फाइट हुई थी चाइना की, वो सब डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री थी, चाहे वो जर्मनी हो जाए या फिर इटली हो गई, फ्रांस हो गई, यूएस हो गई। तो उनको लगा ये तो भाई हमारे एनिमीज हैं, हमें अपने एनिमीज की आइडियोलॉजी नहीं फॉलो करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड उनको लगा कि जो यूएसएसआर है वो हमारे मे बी फ्रेंड है,
हमें उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। तो दोनों रीजन थे, एक तो उनको दिख रहा था आमने सामने की डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म एक्चुअल में डे टू डे में वर्क नहीं कर पा रही थी। उसका एक रीजन एग्जांपल देंगे मे बी कि जैसे जब इराक में एक तरह से फोर्सफुली जब डेमोक्रेसी लाई गई थी 2003 के बाद से, अनफॉर्चुनेटली वो वर्क नहीं कर पाई थी। वहाँ पे एनार्की टाइप की हो गई थी। तो जो आपने अगर याद हो, एक ग्रुप आया था आईसिस करके 2014 में, तो वो इसलिए आया था क्योंकि इराक में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी वो एक्चुअली में एनार्की में कन्वर्ट हो गई थी। वहाँ पे था कि कहीं किसी रीजन ऑफ इराक में ये गुट है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए, उनके वॉरलॉर्ड्स आ गए इस ज्योग्राफिकल डेस्टिनेशन ऑफ इराक में, ये वॉरलॉर्ड्स आ गए। तो एक तरह से प्रॉपर एक एनार्की आ गई थी, जो हम लोग चाइना के लिए बोल रहे हैं कि एक एनार्की आ गई थी काइंड ऑफ। 2003 के बाद से इराक में भी इस टाइप की ही अनस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसका वैक्यूम ऑब्वियसली बाद में आईसिस ने। तो इसी तरह से जो चाइना था और जो उस समय सोसाइटी थी, तो मे बी उसके लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो मे बी कम्युनिज्म रही हो। पहले फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था वर्ल्ड वाइड, ये जैसे जो मिडिल क्लास डेमोक्रेसी, ये बड़े नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले होता है जो लैंड होगी वो एक आदमी ओन करेगा, उसके अंदर लैंडलेस लेबर्स काम करेंगे, ये फ्यूडल सिस्टम होता है। ये इंडिया में भी होता था, हम लोग चाहे मदर इंडिया में देखा हो, जमींदार है, या फिर हम लोगों ने या रशिया में होता था। तो जो लैंडलॉर्ड होता था वो बहुत रिच होता था, बहुत पावरफुल होता था, जो उसके अंडर लैंडलेस लेबर्स होते थे वो बहुत पुअर होते थे। इसी वजह से वहाँ मोनार्की हटाई गई रशिया में। चाइना के स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा, समझा होगा, तो उनको लगा होगा कि हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है, क्योंकि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए उसके पीछे सोसाइटी देखना कि उस समय सोसाइटी किस तरह से फॉर्म्ड है। आप बिल्कुल मॉडर्न आइडियाज उस सोसाइटी में ले आओ जहाँ पे बहुत ही मान लो पिछड़ी हुई है, लेट्स से सोच है। आप ये फॉर एग्जाम्पल बहुत ही साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की वहाँ बात करने लगो जहाँ लोग 10th और 12th भी पास नहीं है, तो कहेंगे पहले अभी हमें बेसिक्स तो बताओ, उसके बाद उसकी बात करेंगे। तो मे बी वो सोसाइटी में उस समय कम्युनिज्म वॉज मोर रेलिवेंट। तो एक तरह से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स रहे होंगे, उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने मोबिलाइज किया और आम जनता पहली बार जुड़ी। उसमें कहते हैं कि पहले नॉर्मली क्या होता है कि आम जनता उतनी जोड़ी नहीं हुई होती है, फिर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, अन्ना हजारे मूवमेंट, ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हो जाते हैं। बेसिकली उस समय जापान ने कुछ ऐसी डिमांड्स रख दी थी कि वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थी, तो इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत मोबिलाइज हुए और फाइनली आम जनता भी मोबिलाइज हुई। तो ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, बेसिकली आम जनता जो थी वो इसको सिंपैथाइज करती थी, इस मूवमेंट को, वो उसका पार्ट बने। इसी वजह से वहां से कम्युनिस्ट पार्टी जो है स्ट्रांग होनी शुरू हो गई। तो उसलिए वो जो डेट है मे 4 वाला जो है, वहां से वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि वहां से इनफैक्ट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो रूल करती है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वो स्टूडेंट लीडर्स थे उस समय, जो उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस मूवमेंट का पार्ट थे। तो इसलिए इनसाइड कह सकते हैं कि एक तरह से बोल सकते हैं कि 21 में स्टार्ट हुई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बट रियल सेंस में आइडियोलॉजिकली वो जो May 4 था, वहां से वो रियल सेंस में उसमें स्पिरिट आई। अब उधर जो गवर्नमेंट चल रही थी, कहीं बियांग गवर्नमेंट थी, बियांग गई, तो फिर KMT आ गई, वो कर रही थी, लेकिन आम आदमी की लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही थी। इस वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आई। तो शुरुआत में कुछ दिन शायद उन्होंने KMT के साथ भी काम किया, लेकिन फिर KMT और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में भी लड़ाई हो गई। वो वैसे लॉजिकल था क्योंकि दोनों के आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंस है। KMT का सब मेन सपोर्टर्स वो होते थे जो कि लैंडलॉर्ड्स हो गए, बिग बिजनेसमैन हो गए, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑब्वियसली जो आम जनता है, लेबर हो गए। और फिर फाइनली लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, तो सब कुछ पीछे रुक गया। अब अभी तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, जापानीज इन्वेजन हो रहा है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है, जब बेसिकली कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ है, तब जो पूरा वर्ल्ड था 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, US एंड रशिया। तो उसमें जब ये US वालों ने ऑब्वियसली ये जो KMT था उसको सपोर्ट किया था क्योंकि वो एंटी कम्युनिस्ट था, और जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको ये रशिया वालों ने सपोर्ट किया। तो उसमें दो तीन वजह थी कि क्यों हार गई थी ये जो हमारी KMT पार्टी, जबकि काफी सालों तक तो KMT ही पूरे चाइना को रूल करती थी, और फिर वो इतनी बुरी तरह से कैसे हार गई। 2-3 वजह थी। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था और जापानीज ने जब इन्वेड किया था, तो
उनका काफी मैन पावर जापानीज को फाइट करने में चला गया था, उनका मतलब केएमटी का। इसलिए ऑब्वियसली जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तब तक मिलिट्री पावर वीक हो चुकी थी। दूसरा रीजन ये था कि ये जो केएमटी वाले थे वो लोग केवल आर्मी जैसी चीजों पर फोकस करते थे, लेकिन आम आदमी की क्या अच्छी डे टू डे लाइफ अच्छी जा रही है उस पर कुछ खास फोकस नहीं होता था। तो उन्होंने दो लोग उनकी रूल से परेशान थे। एक तो जैसे हम लोगों ने बोला लैंडलेस लेबर वगैरह हो गए जो कि अगेन मेजॉरिटी में थे, और दूसरा जो माइनॉरिटी थी जो कि हान नहीं थी। वहाँ चाइना में जैसे हान मेजॉरिटी में ऑलमोस्ट 90% वहाँ पे लोग हान हैं, लेकिन वहाँ पे 10% ऐसे लोग हैं जो हान नहीं हैं। ओके। और वो लोग इनके रूल से खुश नहीं थे। ओके। तो इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी लोगों ने दो लोगों का बेसिकली सपोर्ट लिया था, नॉन हान लोगों का और जो लैंडलेस लेबर थे, जिसमें ऑब्वियसली तो जो लोग एक तरह से डिससेटिस्फाइड थे उनको इन्होंने उधर फोकस से किया। रशिया का काफी सपोर्ट रशिया का काफी इन्होंने आर्मी बना ली थी तो ये काफी स्ट्रांग थे। उधर केएमटी में करप्शन था, इनएफेक्टिव लीडर थे, तो फाइनली केएमटी को हराया 49 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कि माओ के अंडर थे। तो माओ आई बिलीव श्योर बहुत केपेबल लीडर रहे होंगे उस समय, और फाइनली केएमटी हार गई और केएमटी रह गई। वो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू जो रीजन ऑफ ताइवान है, बस वहां तक रिस्ट्रिक्ट रह गई। और अक्टूबर 1, 1949 को फाइनली एक तरह से डिक्लेयर की गई विक्ट्री, और उस दिन मॉडर्न चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उस दिन तभी नाम में भी पीपल है। पीपल का मतलब कि अभी तक मान लिया था कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, बट वो कुछ ही लोगों के लिए ही रिपब्लिक ऑफ चाइना, बाकी लोगों के लिए कंट्री बहुत ही मतलब रूल है नहीं। अब मान लिया कि नहीं, अब ये जो नया चाइना बना है वो अब सबके लिए होगा, नॉट फॉर सम फ्यू इंडस्ट्रीज, तभी नाम ही पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसी के मार्क 75 इयर्स अब हुए हैं, अब इनफैक्ट 1 अक्टूबर को हैं। अच्छा, तो ये जो ताइवान बना जहाँ पर केएमटी पार्टी रूल कर रही है, वो अभी भी है। तो ताइवान चाइना के अंडर है या वो अलग कंट्री है? ये काफी इंटरेस्टिंग ये इंटरेस्टिंग और कंटेंशियस टॉपिक है। दोनों ही अपने आप को चाइना का एक तरह से सक्सेसर मानते हैं, 1911 मूवमेंट का सक्सेसर की। और जो केएमटी पार्टी है जो ताइवान में रूल करती है, तो वो कोई सेपरेट नहीं होना चाहते हैं ताइवान वाले। लेकिन वो चाहते हैं कि यूनिफाई हो, इनफैक्ट वन चाइना हो। इट इज ओनली मैटर ऑफ कि कौन रूल करेगा चाइना पे। तो सॉर्ट ऑफ स्टेटस को चल रहा है। ताइवान में कभी केएमटी आती है, कभी दूसरी कोई पार्टी आती है। चाइना में तो ऑब्वियसली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है। तो सॉर्ट ऑफ स्टेटस को चल रहा है, थोड़े डिफरेंसेस भी रहते हैं। बट इंटरनेशनली बात करें, कोई भी ताइवान को एक्नॉलेज नहीं करता है एज अ सेपरेट कंट्री। ये हम लोग किसी और एपिसोड में बात कर सकते हैं कि कोई एक्नॉलेज भी नहीं करेगा, कोई यूएस का प्रेसिडेंट भी एक्नॉलेज नहीं करेगा ताइवान को, चाहे इंडिया का हो। उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेज करना कि सेपरेट कंट्री है तो वो चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब जो मेन चाइना है वो ताइवान को अपने अंडर मानता है, लेकिन ताइवान ऐसा नहीं मानता है। ताइवान, उन्होंने कोई वायलेंट कोई वॉर तरह से नहीं की है, टू देयर क्रेडिट। वरना तो अपने, क्योंकि मेन जो चाइना है वो बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू ताइवान। लेकिन तो वो चाहते हैं कि दोनों एक ही हो जाएं। एग्जैक्टली कौन रूल करे, इस पे एक तरह से क्वेश्चन है। तो हम लोग किसी अलग पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वर्ल्ड से किसके कैसे रिलेशंस हैं, आपस में क्या है। तो इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से जो कम्युनिज्म है वो चाइना में इस समय रूल कर रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कम्युनिज्म अभी भी है, कहने को इन नेम ओनली है, क्योंकि अब तो देखते हैं काफी कैपिटलिस्ट की तरह वहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इकोनॉमी बिल्कुल वो कैपिटलिज्म। बट नाम उसका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही है, सेम पार्टी है। लेकिन वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का बिजनेस, ये सब भी समझना चाहिए ताकि हम रियल सेंस में। और हम लोग ये एपिसोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना हमारा एलाई नहीं है। इंडिया की टर्म से बात करें, हमारा एनिमी भी नहीं है, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है।
तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये ना हम किसी उसके सपोर्ट में कर रहे हैं, ना हम उसके कुछ एंटी हो रहे हैं, बट जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं, तो मालूम होना चाहिए यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में वैसे भी हमारा नेबरिंग कंट्री है और अपने नेबरिंग कंट्रीज नेबरिंग के कंट्री बारे है, हमारा में इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और हाँ। आगे के टाइम्स में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जाएगा। जितना भी हम एंटी चाइना करते रहे हैं, और जहाँ पे वैलिड क्रिटिसिज्म है वो करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी उसने जो सॉवरेन लैंड है उसमें इंकर्जन्स भी किए हैं, जिस पे इंडियन गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, इंडियन मिलिट्री भी एक्शन ले रही है, बट हमारी उनके साथ ट्रेडिंग भी चल रही है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड, आई बिलीव आप ये नहीं कह सकते कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम इनके साथ काम ही नहीं करेंगे। जहाँ पे फाइट चल रही है वहाँ फाइट करो, जहाँ पे बिजनेस करना है वहाँ बिजनेस करो, जहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज करना है वहाँ कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि हर इशू अलग अलग है, उसको सेपरेटली देखना चाहिए। एक इशू की वजह से बाकी सारे इश्यूज पर भी असर पड़े, वो एक जो चाइना 1962 वाला था, अब का चाइना बहुत डिफरेंट हो गया है। तब उनकी आइडियोलॉजिकल सोच बहुत डिफरेंट थी, अब वाली डिफरेंट है। तब वो थोड़े एक्सपेंशनिस्ट टाइप के कंट्री होता था, थोड़ा दूसरों की कंट्री में इंटरफेयर करना, वो सब उनकी पॉलिसी थी। लेकिन सिंस 78 जब डेंग जियापिंग आए थे वहाँ पर, तब से थोड़ी उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है। तब से वो दूसरे कंट्री में ज़्यादा इंटरवीन नहीं करते हैं, तब से उनका बिजनेसमैन लाइक अप्रोच ज़्यादा रही है। तब उसके वजह से नहीं रहा है कि नहीं हर जगह हमें कम्युनिज्म फैलानी है, जो एक टाइम पे एक्चुअली में इनकी प्रॉपर सोच थी। राइट। तो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ सोच भी चेंज होती जाती है, और चाइना ने जिस तरह से अपने को डेवलप किया है वो अपना में एक अलग एपिसोड डिजर्व वो करता बिल्कुल है। डिज़र्व करता है, उसको हम लोग आगे टेकअप भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हम लोगों ने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कैसे बनी और उस समय चाइना कैसा था, इसके बारे में डिस्कस किया, और ऑडियंस को मुझे लगता है कि काफ़ी नई चीज़ें मालूम पड़ी होंगी। सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट दिस। और फिर नए एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। उससे पहले मैं ऑडियंस से कहूँगी कि इसके बारे में अपने रिव्यूज़ भेजें, आपको कैसी लग रही है और किस तरह के टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम लोग बनाएं। अगर आप भेजेंगे तो हम लोग के लिए भी वो हेल्पफुल होगा कि आपको कौन से टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो इसी नोट पर मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।